क्या आपको पता है कि लगातार मुस्लिमों की प्रजनन दर क्यों घट रही है? पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को सुनिए। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा? क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है, यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग। जी हाँ, ये भोपाल में दिया गया वो बयान है जिससे पूरे देश में खलबली मची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में कहा, एक घर दो कानूनों से नहीं चल सकता। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर जो भ्रम फैलाया गया है, उस भ्रम को बीजेपी दूर करेगी। जैसे अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कतर और बांग्लादेश में ये क्यों नहीं है। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने बयान में ऐसा क्यों कहा और यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुस्लिमों की प्रजनन दर का क्या संबंध है। पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप हमारे साथ फेसबुक से जुड़े हैं तो पेज को फॉलो कर लाइक ज़रूर करें, खबर को शेयर करना ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बयान के बाद 2 बातों पर ज़्यादा जोर दिया है। पहली तो ये है कि उनकी सरकार यूसीसी पर कानून लाने की तैयारी में है, और दूसरी ये कि इस मसले पर मुस्लिम आबादी ही सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, यानी कि मुस्लिम आबादी ही सबसे बड़ी हिस्सेदारी होगी। लॉ कमीशन इस मुद्दे पर लोगों की राय ले रहा है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार भी यूसीसी लाने का ऐलान कर चुकी है। इस कवायद के बीच बड़ी चर्चा यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी शामिल करने की है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई कानून बनाकर देश की आबादी को नियंत्रित किया जा सकता है? कहीं ये सिर्फ चुनावी हथकंडा तो नहीं? किसी समूह या राज्य या देश की प्रजनन दर 2.1 से कम होने पर आबादी घटने लगती है, यानी उस समूह का या देश में मरने वालों की संख्या जन्म लेने वालों से कम हो जाती है। ऐसे में कुछ सालों के बाद देश में युवा आबादी बुजुर्ग होने लगती है और इसकी जगह लेने के लिए बच्चे कम हो जाते हैं, यानी उस समूह या देश की आबादी बूढ़ी हो जाती है। इस वक्त भारतीय आबादी की अगर बात करें तो प्रजनन दर 2.05 है, यानी आबादी अगर बढ़ने के बजाय स्थिर हो चुकी है तो भारत में 36 प्रदेशों में से 31 में प्रजनन दर 2.1 से कम है। पहले प्रजनन दर का मतलब समझिए। किसी समूह, राज्य या देश की हर महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। अगर किसी देश की प्रजनन दर 3 है तो उस देश की महिलाएं अपने जीवन काल में औसतन 3 बच्चों को ही जन्म दे रही है। क्या आपको पता है कि मुस्लिम बहुल्य प्रदेशों की भी प्रजनन दर 1.8 हुई है। जम्मू कश्मीर, केरल, पश्चिमी बंगाल सहित जिन राज्यों में मुस्लिम आबादी 20% से ज़्यादा है, वहाँ भी प्रजनन दर 1.8 से नीचे है, यानी इन मुस्लिम बहुल्य प्रदेशों में 10 महिलाएं अपने जीवन काल में औसतन 18 बच्चों को जन्म दे रही है। मतलब एक महिला के औसतन 2 से भी कम बच्चे हैं। इसमें यूपी अपवाद है, यानी कि बदनाम है, जबकि यहाँ पर दर 2.4 है।
NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक देश के सभी धार्मिक समूहों में प्रजनन दर में गिरावट आई है। मुसलमानों में सबसे ज़्यादा दर घटी है। पिछले 29 सालों में यानी 1992 से 2021 के बीच मुसलमानों की प्रजनन दर में सबसे ज़्यादा 40.5% की गिरावट देखने को मिला है। वहीं हिंदुओं में 41.2% की गिरावट आई है। 1992-93 की NFHS 1 नंबर की रिपोर्ट बताती है कि मुस्लिमों में प्रजनन दर 4.41 थी, जो घटकर अब 2.36 हो गई है। वहीं हिंदुओं की अगर बात करें तो हिंदुओं की प्रजनन दर 3.30 थी, जो घटकर 1.94 हो गई है। अब आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्रजनन दर का सीधा संबंध धर्म से नहीं बल्कि शिक्षा, सामाजिक आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य सुविधाओं से होता है। 2015 और 16 में NFHS 4 के आंकड़ों के मुताबिक साफ देखा गया है कि कम आय वाले लोगों में प्रजनन दर 3.2 है, वहीं अमीरों में यह दर 1.5 है। इसी तरह अगर अपर कास्ट की बात करें तो प्रजनन दर 1.9 और बैकवर्ड क्लास की बात करें तो 2.2 है। अनुसूचित जाति की प्रजनन दर 2.3 और अनुसूचित जनजाति की 2.5 है। मुस्लिमों की यह दर 2.6 है। हमें चीन से सीखना चाहिए कि किस तरह जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाता है। क्या आपको पता है कि चीन की जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने वाले सबसे पहले देशों में से है। चीन ने 1979 में एक बच्चे का कानून बनाया था, जब वहां आबादी तेज़ी से बढ़ रही थी, लेकिन अब दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला ये देश जन्म दर में हो रही अत्यधिक कमी से जूझने लगा है। लैंडेस की रिपोर्ट बताती है कि सदी के आखिर तक चीन की आबादी 140 करोड़ से घटकर करीब 70 करोड़ रह जाएगी। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार देश में जनसंख्या का संकट 2022 में गहराया गया, क्योंकि 1961 के बाद पहली बार जन्म दर तेज़ी से कम होने की वजह से जनसंख्या में कमी दर्ज की गई थी। चीन में 2021 की तुलना में 2022 के अंत में आबादी 8.50 लाख कम रही। ऐसी आशंका है कि चीन एक डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब बन गया है। यहाँ काम करने वालों की संख्या तेज़ी से घटती जा रही है और बुजुर्ग ज़्यादा होने लगे हैं। चीन ने बुजुर्गों की बढ़ती आबादी से चिंतित होकर साल 2015 में एक बच्चे की नीति बंद कर 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी थी। इससे जन्म दर में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, लेकिन लंबे समय में ये योजना बढ़ते बुजुर्गों की आबादी को रोकने में पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। यही वजह है कि अब चीन ने 3 बच्चे पैदा करने वालों को तोहफा देना शुरू कर दिया है। देश में तेज़ी से बढ़ रही जनसंख्या पर थोड़ा ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। देश में बच्चे पैदा करने की रफ्तार कम हुई है। प्रजनन दर में जिस प्रकार से गिरावट दर देखी गई है, उससे यह कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में तेज़ी से बढ़ रही आबादी स्थिर वाली कैटेगरी में आ सकती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी कि NFHS की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक यह देखने को मिला है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक देश में बच्चे पैदा करने की रफ्तार 2.2% से घटकर 2% रह गई है। बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट और मुस्लिम वर्ग के प्रजनन दर में तेज़ी से गिरावट दर्ज की गई है। NFHS के सर्वे में इस वर्ग के प्रजनन दर 1992 और 1993 में 4.4 और 2015 से 16 में 2.6 और 2019 से 21 में 2.3 दर्ज की गई। हालांकि सभी धर्मों में यह पहले की तुलना से कम हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने न्यूज़ फोरम टुडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। कमेंट कर बताइए कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे पेज को लाइक कर फॉलो जरूर करें। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @news14_today और मेरा ट्विटर हैंडल है @_कटारिया। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।